हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओमकार कहता है, मेरी प्रॉब्लम पता नहीं कि कितने दिन में ख़त्म होगी, तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में ही सोच लेते हैं। बताओ क्या हुआ है? क्या मुक्ता का फ़ोन आया? सनी जवाब देता है, नहीं, मुक्ता का नहीं, बल्कि रोहित भैया खुद चलकर आए, वह भी मेरे कमरे तक। अब ओमकार सनी की तरफ घूम जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। सनी को आगे कुछ भी बताने में झिझक महसूस होती है। तब ओमकार कहता है, इतना भी क्या सोच रहे हो? बोलो भी, यह मेरा अपनी ही टेंशन से दिमाग फटा जा रहा है। अब तुम इस तरह खामोश रहकर मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। अब सनी भी ओमकार की तरफ घूम जाता है और कहता है, रोहित भैया मेरे और मुक्ता के रिलेशन के बारे में जानना चाहते थे। ऐसा कहकर वह कमरे में घटी हुई पूरी घटना विस्तार से कह सुनाता है। यह सारी घटना सुनने के बाद ओमकार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब तक सनी को ओमकार के साथ सहानुभूति हो रही थी, लेकिन अब अचानक ही उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वह ओमकार से कहता है, यहाँ मैं मुसीबत में फंसा हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है। क्या मैं कभी तुम्हारी प्रॉब्लम पर ऐसे दांत दिखाता हूँ? ओमकार कहता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पर नहीं हंस रहा, बल्कि यह हंसी इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है। यह बात ना जाने कैसे मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अब कल का इंतजार करते हैं। मुक्ता के आने के बाद सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। प्रीति का कमरा, मारवा हाउस। सनी के जाने के बाद भूमिका एक बार फिर से प्रीति से उसकी समस्या के बारे में पूछती है। अब प्रीति कहती है, जाने दीजिए भूमिका दी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी आप बताइए, यहाँ आने की कोई ना कोई खास वजह जरूर होगी। फिर उसके हाथ में लगी हुई फाइल्स की तरफ देखते हुए कहती है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे यह आपके किसी ऑफिशियल वर्क की फाइल हो। भूमिका जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। उसके बाद फाइल्स को प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, देखो इसमें कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेज हैं। इसे देखने के बाद तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसमें से अपने लिए और मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि हम सेम ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या नहीं। प्रीति भूमिका के हाथ से फाइल लेकर उसे खोलकर देखने लगती है। फिर वह एकदम धीमे से मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें तो वेडिंग और एंगेजमेंट टाइप की ड्रेसेज और ड्राफ्ट हैं। अब भूमिका प्रीति से कहती है, फोटो से मुस्कुराने से आंखों की उदासी नहीं छिपती। तुम्हारे पास तुम्हारी अनिका दी और भूमिका दी जैसी बहनें होने के बाद भी अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो हमारे होने के क्या मायने रह जाएंगे। तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हें खुश करने की जिम्मेदारी भूमिका मारवा की है। यह सुनकर प्रीति की आंखें चमकने लगती हैं और वह पूछती है, अच्छा बताइए, किसकी शादी में जा रहे हैं हम? भूमिका कहती है, मेरी एक फ्रेंड की चॉइस बिल्कुल तुम्हारी पसंद से मिलती है, लेकिन उसके पास अपनी वेडिंग की तैयारी करने का वक्त नहीं है। उसके लिए ड्रेस फाइनल करने का जिम्मा मुझे मिला है, इसीलिए फिलहाल तुम यह सोचकर एक एंगेजमेंट ड्रेस फाइनल कर दो जैसे कि तुम्हें अपने लिए ही फाइनल करनी हो। कुछ रुककर भूमिका आगे कहती है, मुझे लगता है कि लड़के के लिए भी एक ड्रेस हमें अपनी तरफ से सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि लड़का लड़की दोनों की ड्रेस मैच कर सकें। प्रीति जवाब देती है, हाँ भूमिका दी, अच्छा आइडिया है। इसके बाद दोनों देर रात तक बैठकर ड्रेस, ज्वेलरी, बाकी सब चीजें पसंद करने लगती हैं। जब बैठे बैठे काफी देर हो जाती है और थकावट से उनके लिए और अधिक देर तक बैठे रहना मुश्किल हो जाता है, तब प्रीति अपनी जगह से उठते हुए भूमिका से कहती है, भूमिका दी, आइए ना, लेट कर देखते हैं। इसके बाद दोनों जाकर पेट के बल बिस्तर पर लेट जाती हैं और इधर से उधर फाइल को पलटते हुए बातें करने लगती हैं। कभी प्रीति कहती है, यह गाउन काफी सुंदर है, लेकिन इसका नेक स्टाइल अच्छा नहीं है। तो कभी भूमिका कहती है, इस गाउन के साथ यह ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं जच रही, इसे थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। कभी उन्हें कोई चीज़ हैवी लगती तो कभी कुछ लाइट लगता। किसी के कलर के साथ उन्हें दिक्कत थी तो किसी के स्टफ के साथ। अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ों को इधर से उधर करते हुए धीरे धीरे तकियों पर रखी हुई उनकी कहानियों की जगह उनके सर आ जाते हैं और वहीं दोनों की आंख लग जाती है। कौटिल्य का कमरा, मारवा हाउस। देर रात होने के बावजूद कौटिल्य की आंखों में नींद दिखाई नहीं दे रही थी।
वह सौम्या के लैपटॉप से प्राप्त सभी जानकारियों को डिकोड करने में लगा हुआ था और अब हर्षिता का लैपटॉप भी उसके पास था। उसे बड़ी ही सावधानी से जल्द कोई महत्वपूर्ण बात खोज निकालनी थी। उसे पूरा विश्वास था कि इन दोनों चीज़ों से उसे जरूर कोई ना कोई ऐसी जानकारी हासिल हो सकती है जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो। तभी काम करते करते कौटिल्य अपनी लैपटॉप की स्क्रीन से पीछे होते हुए अपने सिर को कुर्सी की बैक रेस्ट पर टिका देता है और आंखों में आराम देने के लिए कुछ देर के लिए उन्हें बंद कर लेता है। फिर जब आराम मिलने पर कुछ मिनट के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि बालकनी से होकर उजाला कमरे में आ चुका था। तब कौटिल्य को इस बात का एहसास होता है कि वह कई घंटों तक अपनी कुर्सी पर इसी तरह बैठे हुए सोता रहा। वह इतना ज्यादा थका हुआ था कि सारी रात एक बार भी उसकी आंख नहीं खुली। प्रीति का कमरा, मारवा हाउस। चाहे अपने लिए या अपनों के लिए, यदि कपड़े, ज्वेलरी और उनके साथ दूसरे ऑर्नामेंट पसंद करने की बात हो तो अक्सर लड़कियां बाकी सभी चीजें भूल जाती हैं। यह उनके पसंदीदा कामों में से एक है। देर रात तक जागने की वजह से सुबह के वक्त भूमिका और प्रीति को उठने में देरी हो जाती है। सुबह के वक्त जब भूमिका की आंख खुलती है तो वह देखती है कि प्रीति भी वहीं अभी तक उसी की तरह सोई हुई थी। भूमिका बिस्तर से उठने के बाद प्रीति को भी जगा देती है और उसे हिदायत देती है, आज दोपहर तक अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइनर को फाइनल ऑर्डर दे देना। भूमिका की बात पर प्रीति अपनी गर्दन हिला देती है। प्रीति को उठने से पहले ही पूरे दिन के लिए काम मिल चुका था। ऐसा कहकर भूमिका कमरे से बाहर चली जाती है। अब प्रीति नींद से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी सुस्ती नहीं उतरी थी। लेकिन जब वह टाइम देखती है तो उसके शरीर में बिजली सी तेजी आ जाती है। वह जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी। मारवा हाउस में ज्यादातर सभी बीती रात काफी देर से सोए और इसीलिए सुबह के वक्त उन्हें उठने में काफी देर हो गई। लेकिन दो लोग ऐसे थे कि इस देरी के बावजूद वह समय पर उठ गए थे। पहला था रोहित मारवा और दूसरा था सनी मारवा। रोहित उठकर अपने रूटीन के अनुसार एक्सरसाइज के लिए चला जाता है। वहीं सनी उठकर तैयार होने के बाद रोहित के कमरे की ओर चल पड़ता है। वह जैसे ही अनिका रोहित के कमरे के बाहर पहुंचता है, वहां खड़ा होकर लंबी गहरी सांस लेता है। फिर खुद को रिलैक्स करते हुए दरवाजे को खटखटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, तभी उसे अपनी दाईं ओर से आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सैफ गिरधर चाचा की थी। वह अपनी शिफ्ट खत्म करके बस निकलने ही वाले थे कि इतने में किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। तभी सनी मारवा को इतनी सुबह सुबह वहां देखकर समझ जाते हैं कि वह जरूर रोहित के लिए ही वहां आया है। इसीलिए वह सनी को रोकते हुए कहते हैं, सनी बाबा, क्या आप रोहित बाबा को ढूंढ रहे हैं? सनी कहता है, हाँ, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तभी गिरधर काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह काफी देर पहले ही उठ चुके हैं। मैंने उन्हें एक्सरसाइज के लिए जाते हुए देखा है। वह अपने कमरे में नहीं होंगे। अब सनी अपने आगे बढ़ते हुए हाथों को रोक लेता है। फिर वहां से बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा रोहित के पास पहुंच जाता है। रोहित ने सनी को वहां पहुंचते ही देख लिया था, लेकिन फिर भी वह सनी को बिल्कुल अनदेखा कर देता है और अपनी एक्सरसाइज में लगा रहता है। सनी कुछ देर तक रोहित के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन जब रोहित एक एक्सरसाइज खत्म करके दूसरी में लग जाता है, तब सनी रोहित से इसी तरह बात करने का फैसला करता है। सनी कहता है, गुड मॉर्निंग भैया। रोहित एक्सरसाइज करते हुए जवाब देता है, गुड मॉर्निंग। सनी कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी रोहित जवाब देता है, हाँ, मुझे मालूम है कि तुम अपनी ऑनलाइन गेम के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हें किसी दूसरे इन्वेस्टर की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि सनी जवाब दे पाता, रोहित अगला सवाल पूछते हुए कहता है, सनी, मैंने सुना है कि तुम और ओमकार यह काम पार्टनरशिप में करने वाले हो। अब सनी जवाब देता है, हाँ भैया, लेकिन के आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रोहित अपनी एक्सरसाइज जारी रखते हुए आगे कहता है, तुम एक काम करो, तुम दोनों ने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है वह आकर एक बार दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अब सनी कहता है, हाँ भैया, हम आपको दिखा देंगे, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। अब रोहित आगे कहता है, मुझे लगा कि तुम इतनी सुबह सुबह मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, तो इस वक्त तुम्हारे पास इससे ज्यादा जरूरी कोई और बात नहीं होगी। अब सनी आगे कहता है, भैया, मुझे इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, रोहित बोल पड़ता है, क्या तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो? सनी कहता है, भैया, ऐसी बात नहीं है, हम अपने काम को लेकर एकदम सीरियस हैं। हमने इन्वेस्टर भी ढूंढ, यह बात भी
वह पूरी नहीं कर पाता। इससे पहले ही रोहित कहता है, मैंने कह तो दिया, तुम्हें इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर बाकी तैयारी करो, तुम्हें फंड मिल जाएगा। अब सनी आगे कहता है, नहीं भैया, वह मैं। एक बार फिर से सनी की बात को काटते हुए रोहित कहता है, क्या सुबह सुबह गोल गोल बातें कर रहे हो? हाँ भैया, नहीं भैया, हम भैया। इससे आगे भी बढ़ोगे या नहीं? अब सनी कहता है, हाँ भैया। मैं रोहित फिर से उसे रोकते हुए कहता है, फिर से हाँ भैया। इस बार सनी की हिम्मत जवाब दे देती है और वह आगे कुछ नहीं बोल पाता। 2 पल चुप रहने के बाद वह वहां से उल्टे कदम लौट जाता है। सनी के लौटते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोहित उसी तरह अपनी एक्सरसाइज में लगा रहता है। इधर कुछ कदम दूर जाने के बाद सनी अपनी जगह पर रुक जाता है, फिर खुद को समझाता है और अपने मन को मजबूत करता है, मुझे रोहित भैया से बात करनी ही होगी, नहीं तो बिना वजह मुक्ता जैसी अच्छी लड़की के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। कम ऑन सनी, कम ऑन। सनी अपनी दोनों मुठ्ठियां बंद करता है, लंबी गहरी सांस लेता है और सांसों को छोड़ते हुए अपनी मुट्ठियों को खोल देता है। उसके बाद वापस चल पड़ता है। रोहित के पास जाकर जल्दी से अपनी बात कह देता है, भैया मुझे मुक्ता के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है।